नमस्कार। आज हम अपने चारों ओर की दुनिया की सबसे बुनियादी चीज की बात कर रहे हैं, पदार्थ की। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक विज्ञान की किताब का हिस्सा है, तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले, ये पदार्थ आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, दुनिया में हर वो चीज जिसमें वजन हो, मतलब द्रव्यमान, हाँ, द्रव्यमान। और जो जगह घेरे, यानी जिसका आयतन हो, वो पदार्थ है। अच्छा। हवा, पानी, पत्थर, तारे, सब कुछ। यहाँ तक कि रेत का एक छोटा सा कण भी पदार्थ है। तो द्रव्यमान और आयतन, ये दो खास बातें हुई। ये भी दिलचस्प है कि पुराने जमाने में भारत में पंच तत्व की बात होती थी। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। हाँ, और यूनान में भी कुछ ऐसा ही था। वो प्राचीन वर्गीकरण थे। पर आज का विज्ञान कैसे देखता है इसे? आज विज्ञान पदार्थ को उसके भौतिक गुणों और उसकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटता है। आज हम भौतिक गुणों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। पदार्थ असल में है कैसा? क्या वो जैसे लकड़ी का गट्ठा होता है वैसा लगातार है, या फिर छोटे छोटे कणों से बना है जैसे चीनी? हाँ, ये एक बहुत बुनियादी सवाल रहा है। किताब में जो प्रयोग दिए हैं, जैसे पानी में नमक या चीनी का घुलना, हाँ। वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि पदार्थ असल में कणों से बना है। वो नमक या चीनी के कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, अच्छा। उसी में समा जाते हैं, गायब नहीं होते। अरे वाह! मतलब जो चीजें हमें ठोस दिखती हैं, उनमें भी खाली जगह होती है। और वो पोटेशियम पर मैग्नेट वाला प्रयोग भी तो था हाँ, बिल्कुल। कि जरा सा रंग घोलो तो पूरे पानी में फैल जाता है, और पानी मिलाते जाओ तब भी हल्का रंग रहता है। मतलब ये कण कितने छोटे होंगे। कल्पना से भी परे। बिल्कुल सही। और यहीं से पदार्थ के कणों के कुछ खास गुण पता चलते हैं। पहला तो यही कि कणों के बीच खाली जगह होती है, रिक्त स्थान। दूसरा, ये कण कभी रुके नहीं रहते, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। अच्छा, मतलब उनमें अपनी एक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, गतिज ऊर्जा। जैसे अगरबत्ती की खुशबू, हाँ, वो तो पूरे कमरे में फैल जाती है। या पानी में स्याही की बूंद डालो, वो अपने आप फैलने लगती है। यही विसरण है। और सुना है गरम करने पर ये गति और तेज हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए तो गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक आती है, क्योंकि विसरण तेज हो जाता है। समझ गई। और तीसरा गुण? तीसरा गुण है कि ये कण एक दूसरे को खींचते भी हैं। उनमें एक आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल? अच्छा, इसी वजह से चीजें जुड़ी रहती हैं। हाँ, यही बल कणों को एक साथ बांधे रखता है, और ये बल हर पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे लोहे की कील को तोड़ना बहुत मुश्किल है, हाँ। पर चौक तो आसानी से टूट जाती है। हाँ। और पानी की सतह पर भी उंगली फिराएं तो वो कटती नहीं, एक साथ रहती है। ये सब उसी आकर्षण बल का खेल है। एकदम सही कहा आपने। तो कणों के यही तीन मुख्य गुण, उनके बीच की जगह, उनके गति और उनका आपसी खिंचाव, इन्हीं के आधार पर पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं बनती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी सॉलिड, जैसे पत्थर या किताब। इनका आकार पक्का, आयतन पक्का, कण बिल्कुल पास पास सटे हुए, है ना? हाँ, और आकर्षण बल बहुत मजबूत, गतिज ऊर्जा कम। फिर द्रव यानी लिक्विड, जैसे पानी, दूध। आयतन तो इनका भी पक्का होता है, पर आकार बर्तन का ले लेते हैं। इनमें कण थोड़े दूर होते हैं ठोस के मुकाबले। और बह सकते हैं। हाँ, बह सकते हैं, तरल होते हैं। आकर्षण बल ठोस से कम, गतिज ऊर्जा थोड़ी ज्यादा। और फिर आई गैस, इसका तो ना अपना आकार ना अपना आयतन। बिल्कुल, कण बहुत दूर दूर, आकर्षण बल तो समझिए ना के बराबर। और पूरी आजादी से घूमते हैं। हाँ, अनियमित गति। इसीलिए तो गैस को जिस बर्तन में रखो उसे पूरा भर देती है, और दीवारों पर दबाव भी डालती है। तभी इन्हें दबाना यानी संपीड़ित करना आसान होता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर में। तापमान से कैसे? तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और वो ज्यादा तेजी से कंपन करेंगे। एक तापमान ऐसा आएगा जिसे गलनांक कहते हैं, जब कण इतनी ऊर्जा पा लेते हैं कि वो अपनी जगह छोड़कर घूमने लगते हैं। और ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। सही। और द्रव को और गर्म करें तो वो उबलने लगेगा। हाँ, एक निश्चित तापमान पर, जिसे क्वथनांक कहते हैं, द्रव गैस में बदलने लगता है, जैसे पानी का भाप बनना। इसमें वो गुप्त ऊष्मा वाली बात भी आती है शायद। बिल्कुल। गलने और उबलने के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है, वो तापमान नहीं बढ़ाती है, बल्कि अवस्था बदलने में खर्च होती है। उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और कुछ चीजें तो ठोस से सीधे गैस बन जाती हैं, कपूर जैसे। हाँ, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका उल्टा, गैस से सीधे ठोस बनना निक्षेपण कहलाता है।
दाब का क्या असर होता है अवस्था बदलने में? दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस के कण पास आ जाते हैं। उनका आकर्षण बल बढ़ जाता है और वो द्रव में बदल सकते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखी बर्फ कहते हैं, वो ज्यादा दाब पर बनती है। दाब कम करते ही वो सीधे गैस बन जाती है। एक और चीज दिमाग में आ रही है, वाष्पीकरण। जैसे पसीना सूखता है या गीले कपड़े सूखते हैं, ये तो क्वथनांक से कम तापमान पर भी होता है। हाँ, बिल्कुल। वाष्पीकरण क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर हो सकता है। ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। सतह पर मतलब द्रव की सतह पर जो कण होते हैं, उनमें से कुछ के पास ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। वो आकर्षण बल को तोड़कर हवा में वाष्प में बदल जाते हैं। अच्छा, और ये किन बातों पर निर्भर करता है? कई चीजों पर, जैसे सतह का क्षेत्रफल कितना है। ज्यादा क्षेत्रफल तो ज्यादा वाष्पीकरण। हाँ, कपड़े फैलाकर सुखाते हैं इसीलिए। तापमान ज्यादा तो वाष्पीकरण तेज। हवा की गति तेज हो तो भी वाष्पीकरण तेज होता है। और हवा में नमी मतलब आर्द्रता? हाँ, आर्द्रता अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण धीमा हो जाता है, क्योंकि हवा में पहले से ही पानी के कण ज्यादा होते हैं। सही बात है। और एक मजेदार बात ये भी है कि वाष्पीकरण से ठंडक होती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हाथ पर स्पिरिट या एसीटोन डालें तो ठंडा लगता है, या गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा रहता है। बिल्कुल। होता यह है कि वाष्पीकरण के लिए कणों को ऊर्जा चाहिए होती है। वो ये ऊर्जा अपने आसपास से, यानी बाकी द्रव से या बर्तन से लेते हैं। अच्छा, तो जब वो ऊर्जा ले लेते हैं तो आसपास की जगह ठंडी हो जाती है। इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। पसीना आसानी से वाष्पित होता है और शरीर को ठंडक मिलती है। एकदम सही। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि पदार्थ कणों से बना है, उन कणों के बीच जगह है, वो हिलते डुलते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं बनती हैं, और तापमान और दाब से इन अवस्थाओं को बदला भी जा सकता है। और वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जिससे ठंडक पैदा होती है। हमने आज पदार्थ की इन 3 जानी पहचानी अवस्थाओं की काफी विस्तार से बात की, पर अंत में एक सवाल मन में आता है। क्या पदार्थ की सिर्फ यही 3 अवस्थाएं हैं, या कुछ और भी हैं जिनके बारे में शायद